आपके मनपसंद चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता पे आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो मैं हमारी सृजन की तमाम दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो को बहुत सराहा और कमेंट्स के माध्यम से हमें हमें अपने प्रश्न, अपने सुझाव पहुंचाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने जाना कि एग्जैक्टली डिप्रेशन क्या है, ये कैसे होता है और इसके बाकी जो एस्पेक्ट्स है वो एग्जैक्टली क्या है। अब सवाल ये आता है, हम ये मान चुके हैं कि हमें डिप्रेशन है, सब फॉर एग्जाम्पल, तो अब इसे हम ट्रीट कैसे करें, क्या इसका इलाज संभव है, और अगर है तो इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग स्कीमेटिकली अप्रोच कर सकते हैं। तो इसी बात को मेरे साथ और आगे बढ़ाने के लिए आप सबकी अपनी काउंसलर संध्या गुप्ता जी मेरे साथ है। वेलकम संध्या जी। हेलो प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका, आपसे मिलके एक बार वापस मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और सेम। आपसे पिछले हफ्ते बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा था और मुझे लगता है आई होप कि आपको भी मजा आया होगा मेरे साथ बात करके। 100%। और हमारे सारे ऑडियंस को भी हमारा ये प्रयास काफी पसंद आया, तो बस उसी प्रयास, उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमने पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो में हमारे जाना कि डिप्रेशन ओवरऑल क्या है, तो आज हम इसको थोड़ा और आगे ले जाते हुए आज की चर्चा में हम ये बात करेंगे कि हम इसे अब ठीक कैसे करें। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा, अगेन मैं सारी ऑडियंस के बिहाफ में आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। तो मेरा ये प्रश्न है कि अब एज ए काउंसलर अगर आप बात करें, तो हम ये सपोज एक हम पता कर चुके हैं कि हमें डिप्रेशन है कहीं ना कहीं, तो अब एज ए काउंसलर आपको क्या लगता है कि हाउ इफेक्टिव इज दिस काउंसलर, यानी एक काउंसलर का क्या रोल है और क्या काउंसलिंग कारगर है। डॉक्टर प्रियंका, मैं तो बीइंग अ काउंसलर ही नहीं, एक इंसान होने के नाते भी मैं ये हमेशा बात कहूंगी कि जीवन में अगर कोई भी समस्या है तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है किसी ऐसे हमदर्द के पास बैठना जो आपकी बात को समझ सके और बातों के माध्यम से आपको खुद ये इस बात के लिए प्रेरित करे कि आप अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढें। तो इस तरीके से काउंसलिंग इज द बेस्ट थिंग फॉर डिप्रेशन। अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, और डिप्रेशन जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि आपको पता है कि आप कुछ ऐसी चीजों से गुजर रहे हैं और जिनका सोल्यूशन है, लेकिन चाहकर भी आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं और आप संकोच कर रहे हैं घर वालों से बात करने में या अपने दोस्तों से बात करने में, तो निसंकोच मैं कहूंगी कि आप काउंसलर के पास जाएं और काउंसलर से बात करें। काउंसलर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपसे बात करेगा और वो आपको खुद के रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं देगा, वो आपके बातचीत को इस तरह से मोड़ देगा कि आप खुद अपनी बातचीत में खुद के सॉल्यूशंस निकालेंगे और वो सॉल्यूशन जब आप निकालेंगे ना, तो आपको एक हैप्पीनेस मिलेगी, वाह मेरे खुद की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने खुद ढूंढा। तो ये एक मैजिकल टेक्निक बोल सकते हैं कि काउंसलिंग इज सच अ मैजिकल टेक्निक जो कि आपको आपके आत्मविश्वास को बहुत अधिक बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी का रेडीमेड सोल्यूशन नहीं ले रहे, आप बातचीत के माध्यम से खुद के सोल्यूशंस खुद ढूंढ रहे हैं। तो काउंसलिंग इज वेरी वेरी इफेक्टिव इन डिप्रेशन। मैं तो बोलती हूँ अगर आप समय पर काउंसलिंग के सेशंस ले लेते हैं तो आपको किसी भी साइकियाट्रिस्ट या किसी भी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इन वेस्टर्न कंट्रीज काउंसलर, आपका एक फैमिली काउंसलर या आपका पर्सनल काउंसलर होना आजकल बहुत फैशन है, क्योंकि वो टैबू नहीं माना जाता, वो माना जाता है कि वो एक आपका दोस्त है, एक आपका गाइड है जो कि समय समय पर आपको गाइड करता है। तो काउंसलर के पास जाना बहुत इफेक्टिव है। सो इट शुड बी अ लाइफस्टाइल रादर देन अ मोड ऑफ ट्रीटमेंट। इसे हमें एक लाइफस्टाइल की तरह ही अपनाना चाहिए। जैसे हम रेगुलरली अपने जनरल चेकअप्स, रूटीन चेकअप्स कराते हैं, वैसे ही मेंटल चेकअप जिसको हम कह सकते हैं वो कराते रहना चाहिए। एग्जैक्टली मैंने जैसे आपको कहा, काउंसलर ना, लोगों को ये जो भ्रम है एक कि काउंसलर एक टैग है कि जिसके पास काउंसलिंग की डिग्री है हम उसी के पास जा सकते हैं। मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको ये बात कही कि काउंसलर जरूरी नहीं है कि काउंसलर जिसके पास काउंसलिंग की डिग्री है वही आपका काउंसलर हो सकता है। आपका कोई फैमिली मेंबर, आपकी मदर, आपके फादर, आपका फ्रेंड, आपका जीवन साथी, कोई भी, इवन आप बिलीव करोगे सम टाइम आई फील कि आपके बच्चे आपके बेस्ट काउंसलर्स होते हैं। तो अपने से छोटों से भी आप काउंसलिंग ले सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बात पर मैं डेफिनेटली आपसे फिर एक बार थोड़ी कुछ समय के बाद चर्चा करूंगी कि इस टैबू को हमें
किस तरह से इससे ऊपर आना है। बट उससे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि चलो हमने मान लिया हम काउंसलिंग ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट कुछ एस्पेक्ट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, अभी प्रोबेबली वी आर एट सच ए स्टेज जहां हमें शायद कुछ और हेल्प की जरूरत है। तो इसमें मेरा नॉलेज जहां तक है, आई नो अबाउट मेडिसिन, समवॉट अबाउट मेडिसिन। इसके अलावा भी और भी कई सारी अलायंस टेक्निक्स होती है, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब। तो बिफोर नोइंग फ्रॉम यू अबाउट मेडिकल थिंग्स, मैं जानना चाहूंगी कि ये कॉग्निटिव थेरेपीज किस हद तक प्रभावशाली रहेगी। ये कॉग्निटिव थेरेपीज और जो आपने कहा एक बिहेवियरल थेरेपी आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, बहुत ज्यादा काउंसलिंग में यूज की जा रही है, साइकोथेरेपीज वगैरह बहुत ज्यादा यूज की जा रही है, क्योंकि उसमें सारी टेक्निक्स जिस तरह से होती है उसमें आपका सेल्फ एनालिसिस किया जाता है। आप खुद सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो आप दूसरे व्यक्ति से करा सकते हो। और ऑल्टरनेटिव थेरेपीज भी आजकल बहुत ज्यादा प्रयोग में आ रही है, जैसे कि योगा में भी स्पेशली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो उन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो मनुष्य का जो शरीर है वो हमारी सांसों की तारतम्य पे चल रहा है। हम अगर हमारी सांसें चलना बंद हो जाती हैं तो हम मनुष्य नहीं कहलाते, है ना। तो हमें सबसे पहले उनको साधना है कि जब हम अपनी सांसों के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखते हैं, तो उससे भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल और ब्लड लेवल को इंक्रीज करता है। तो जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं, हैप्पी हार्मोन्स बढ़ने से आपको हर काम को अच्छे तरीके से करने की कोशिश मतलब आपका मन करता है, आपकी डाइट सुधरती है, और जब आपकी डाइट सुधरती है तो नेचुरल ब्लड सर्कुलेशन एंड एवरीथिंग आपका चेंज। तो यहाँ मैं ये बोलूंगी कि योगा के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज, एक प्रॉपर टाइमली रूटीन, वो भी हमें फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ मैं अपने दर्शकों से अपील करूंगी कि हमारा एक पिछला वीडियो है जिसमें हमने हाउ टू सेट अप योर डेली रूटीन, उसके बारे में विस्तार में जानकारी दी है। तो यहाँ मेरी आप सबसे अपील है कि आप एक बार फिर उस वीडियो पे जाए, इसका लिंक मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, तो आप प्लीज देखिए। यहाँ पे एक और थोड़ा एलेबोरेटिवली मैं आपसे जानना चाहूंगी अबाउट मेडिटेशन, जो आपने लास्ट टाइम बोला था कि मेडिटेशन का एक एस्पेक्ट आप देने वाले थे। हाँ, जैसे कि आपने मेडिटेशन का नाम लिया, मेडिटेशन ध्यान का तात्पर्य है कि किसी भी एक एस्पेक्ट पर, किसी भी एक बिंदु पर, किसी भी एक विचार पर ध्यान केंद्रित करना। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन में मैंने बहुत ज्यादा एक जो टेक्निक पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था, जो टेक्निक मैंने मेरी गुरु से सीखी कि आप अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ में आप मेडिटेशंस करें। तो वही मेडिटेशन मैं अपने दर्शकों को भी देना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेसिव मोड में हैं या डिप्रेशन में हैं, तो आप अपने लिए अफर्मेशंस रेडी करें। वो अफर्मेशंस रेडी कर आप उनको रिकॉर्ड कर ले, वो अफर्मेशंस। आई नो कि दिन भर आपकी अपनी एक्टिविटीज रहती हैं, आप उन्हें अफर्मेशन ना तो दोहरा सकते हैं ना बोल सकते हैं, दैट इज ऑल फाइन, नो इश्यूज। लेकिन आप रिकॉर्ड कर लें और रात को सोते वक्त आप अपने ईयर प्लग के साथ में लगाकर वो अफर्मेशन सो जाए। और आप जैसे अफर्मेशन सुनते जाएंगे तो आपको नींद आ जाएगी। और नींद आ जाने, हाँ, नींद आ जाने, और ये क्यों कहा जा रहा है कि आप रात को सोते वक्त करें, क्योंकि उस समय आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है और सब कॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा होता है। तो इस वक्त सोते वक्त सब कॉन्शियस माइंड जो सुनता है वो आपकी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचता है, और आपको विदाउट एफर्ट डाले वो चीज आपके जीवन में होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं, लोग जिसको यूनिवर्स बोलते हैं। यूनिवर्स कोई बाहर आकाश में नहीं है, यूनिवर्स इज अवर सबकॉन्शियस माइंड ओनली। तो वी शुड नो हाउ टू कंट्रोल दैट सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड जो भी, मैंने बचपन से, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं बच्चों को, उनका कोई एलोकेशन कंपटीशन होता था, मैं बात उस समय की कर रही हूँ जब मेरे बच्चे नर्सरी, सीनियर केजी, जूनियर केजी में थे, या स्टोरी टेलिंग, ये समय में उनका रात का क्यों कहा जाता है, सभी लोग बोले रात को सोते वक्त बच्चे को अच्छी कहानियां सुनानी चाहिए, क्योंकि हम जिस भाव से सोते हैं हमारी बॉडी वैसे रिएक्ट करती है। मैं अपने बच्चों को उस तरह से ही पढ़ाया करती थी, जो चीज उनको लर्न नहीं होती थी रिकॉर्ड करती थी और कान में ईयर प्लग लगा के उनको थपकियां देती हुई सुलाती थी, और सुबह उठकर मैं उनको रेडी करती थी स्कूल के लिए, और वो एक तोते की तरह बोलते जाते थे, और वो इतना खुश होते थे उस बात से, मम्मा रात को तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, आ गया। तो दैट जो हैप्पीनेस है ना, वो जो हैप्पीनेस का भाव अंदर से आता है, यानी इतना छोटा बच्चा भी समझता है
कि खुशी क्या है ना, कि किस चीज से हमें खुशी मिल सकती है। तो वो ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इस तरीके से आप मेडिटेशन करें, ये अपना अफर्मेशन रिकॉर्ड कर ले और उस अफर्मेशन को सुनते सुनते सो जाए, यानी आपका पूरा ध्यान उस वक्त उस अफर्मेशन के ऊपर हो और ऑटोमेटिकली होगा। और आप चाहें तो इस अफर्मेशन को मुंह से बोल सकते हैं। ये इसके लिए कहा जा रहा है क्योंकि कोई भी चीज जब आप बोलते हैं तो आपका मन इधर उधर नहीं भटकता। आप आंखें बंद कर सुनेंगे, बीच बीच में और ख्याल आएंगे आपको, लेकिन जब आप बोलेंगे तो आपको ख्याल नहीं परेशान करते। तो बोलना इस लोग बोलते हैं संध्या बहुत ज्यादा बोलती है, आई नो, बट बोलना आपको कंसंट्रेट करने के लिए और आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं होता बोलने से। जी, सही। सो आप मतलब बोलेंगे, बोलकर उसको अफर्मेशंस बोलेंगे तो और भी बेटर। और अगर आप नहीं बोल सकते, कोई साथ में सो रहा है, तो आप सुनेंगे तो भी वो इफेक्टिव होता है। तो ये इस तरह से आप मेडिटेशन करें, ये अफर्मेशंस सेलेक्ट कर उसके ऊपर ध्यान से उन्हें सुने और सोते वक्त, तो ये बहुत ही कारगर होता है। तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। डेफिनेटली आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेडिटेशन का जो ये एंगल हम सबको दिया है, उसके लिए रियली ग्रेटफुल टू यू। एंड यहाँ पे आई थिंक अगर इसको और आपको डिटेल में टेक्निक जाननी है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, हमारा एक डिटेल वीडियो है जिसमें मेडिटेशन की प्रॉपर टेक्निक आपने बताई है, तो वो भी डेफिनेटली हमारे दर्शक जरूर देखेंगे। अगेन उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डलवाऊंगी। सेकेंडली, चलिए अभी कॉग्निटिव थेरेपीज तो हो गया, आपने बता दिया योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम एंड फॉरमोस्ट मेडिटेशन। अभी अगर इनसे भी ऊपर के लेवल की बात करें, जहां ये सारी टेक्निक शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग हो रहा है, नाउ इफ वी कम टू द क्लिनिकल एस्पेक्ट, अगर हमें जहां मेडिकेशन लेनी पड़े, तो मेडिसिन एग्जैक्टली करती क्या है डिप्रेशन के केसेस में? प्रियंका, मैं कहूंगी कि 50% केसेस डिप्रेशन के ऐसे होते हैं जहां आपको बिल्कुल भी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, और 50% क्या मैं 80% केसेस में कहूंगी बहुत प्रिमिटिव एज में स्टेज पर अगर आप ये पता लगा लेते कि आप डिप्रेशन से निकल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, काउंसलिंग से ही वो ठीक हो जाते हैं आप। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कई बार ऐसा होता है हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और डिप्रेशन बढ़ जाता है, और वो जब आता है तो कई बार आपको इसकी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। बट जैसे एक मिथ है कि ना डिप्रेशन के मेडिसिन नहीं लेना है, इससे आपको नींद आएगी, आप लेथार्जिक हो जाओगे, तो आई थिंक दिस इज अ टैबू, राइट? वी हैव टू ब्रेक इट, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर इलनेस, राइट? नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इसको, आपको नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है, इसको भी हमें उसी तरीके से समझना होगा कि जीवन में कोई भी अगर चीज हमारे सामने आ रही है, कोई भी इलनेस है, अगर हम उस इलनेस को ये एस्पेक्ट देते हैं कि ये साधारण सर्दी खांसी जुकाम है, तो वो उसी तरीके से हमारे अंदर फील आता है। जब हम ये डालते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, तो वो फील भी आपके अंदर का जो माइंड है ना, उसी तरीके से काम करने लगता है कि आपको कुछ बड़ा हो गया है। लेकिन आप ये सोचते हैं कि मामूली सी चीज है, फटाफट ठीक हो जाएगी, 2 दिन मेडिसिन लूंगे, 4 10 दिन 15 दिन, तो वो ठीक हो जाता है। और जब भी आपको मेडिसिन की आवश्यकता होती है, तो ये आप खुद फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप काउंसलर को मिलते हैं, तो काउंसलर को ये जब लगता है कि आपको मेडिसिन की आवश्यकता है, तो वो आपको खुद ही एक साइकियाट्रिस्ट सजेस्ट करते हैं, और काउंसलर और साइकियाट्रिस्ट आपस में बात कर आपको माइल्ड मेडिसिन देते हैं। और जैसा आपने कहा कि नींद आती है, जी, नींद कई बार ऐसा होता है कि नींद आती है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ आपको कितना डिप्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई सीवियर डिप्रेशन होता है तो शुरू में आपको थोड़ी नींद आएगी इन मेडिसिन से, लेकिन बाद में जैसे जैसे थोड़े आप क्योर होते चले जाते हैं, तो आप अंदर से खुश होने लगते हैं, मन खुश होने लगता है, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट ओनली मेडिसिन नहीं देते, काउंसलर्स के साथ कंसल्ट करके वो आपको थेरेपिस्ट के पास भी भेजते हैं। टीम वर्क, इट्स अ टीम वर्क, दिस इज अ टीम वर्क, काउंसलर, थेरेपिस्ट एंड द साइकियाट्रिस्ट। थेरेपिस्ट जो होता है, काउंसलर आपको ये बताता है, ये रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है कि यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन। थेरेपिस्ट आपको बहुत सारे टेस्ट कराता है, कुछ गेम के फॉर्म में, कई बार आपसे मंडला ड्राइंग करवाते हैं, कई बार आपसे इंक ब्लॉट करवाते हैं, जहां पर एक इंक का ब्लॉट दिखाते हैं और बोलते हैं कि इसमें आपको क्या दिख रहा है वो बताइए, कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं, समटाइम्स आपके बहुत सारे रिटन टेस्ट होते हैं, चेकलिस्ट होती है आपकी, यस, टिक मार्क वाले टेस्ट होते हैं, तो वो थेरेपिस्ट आपको और थेरेपिस्ट आपको कई बार बताता है, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोग डिप्रेशन में हो जाते हैं, तो वो बात करते करते उनका बीच बीच में वो हकलाने लगते हैं, तो ये ऐसी सारी चीजें, या उनकी आवाज चोक होने लगती है, तो इन सब चीजों से बाहर लाने का काम आपको थेरेपिस्ट करता है। और
जब थेरेपिस्ट को ये सारी टीम जब एक साथ काम कर रही होती है और ऐसा लगता है कि इसकी जरूरत है मेडिसिन की, तो वो मेडिसिन भी देते हैं। और ये सब हार्मलेस मेडिसिन होते हैं और बहुत लंबे समय तक ये मेडिसिन नहीं दिए जाते, और दिए भी जाते तो इनका कोई हार्म नहीं होता, क्योंकि ये मेडिसिन सिर्फ आपकी बॉडी के भीतर जो हैप्पी हार्मोन्स है उनका सिक्रेशन बढ़ाते हैं, तो इनसे कभी भी हार्म नहीं होता। ओके, तो यहाँ मैं एक एस्पेक्ट जानना चाहूंगी कि ये मेडिसिन का जो ये डोज है, ये हमें आमतौर पर कितने समय तक लेना होता है, और क्या होता है अगर के हमने मेडिसिन ली और विदाउट कंसल्टिंग योर साइकियाट्रिस्ट, द प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर, हमें अच्छा बेटर फील होने लगा और हमने मेडिसिन बीच से ही स्टॉप कर दी, तो इसका कोई साइड इफेक्ट और समथिंग? प्रियंका, आपने जैसे कहा कि मेडिसिन किस तरह से दी जाती हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द कि आपका जो डिप्रेशन है वो किस स्टेज पर है, तो उसी हिसाब से आपको डिप्रेशन के मेडिसिन दिए जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये मेडिसिन एकदम हार्मलेस मेडिसिन होती है, इनका कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो एक आपने बात कही, वो बहुत ही बढ़िया बात आपने क्वेश्चन पूछा, जो कि नॉर्मली लोग करते हैं। अगर आपको साइकियाट्रिस्ट ने कोई मेडिसिन सजेस्ट की है, तो जब तक वो आपको नहीं बोलते तब तक आपको मेडिसिन बंद नहीं करनी है। लेकिन ज्यादातर केसों में ऐसा होता है कि वो मेडिकेशन पर जाने के बाद जैसे ही उनको अच्छा लगने लगता है, पेशेंट खुद, अरे मैं तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैंने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, और वो उस ओवर एक्साइटमेंट में मेडिसिन को बंद कर देते। ये मेडिसिन ना तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेनी चाहिए, ना डॉक्टर की सलाह के बिना बंद करनी चाहिए, क्योंकि इन मेडिसिन को हम धीरे धीरे करके बंद करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको मेडिसिन 1 महीने के लिए दी गई है, तो ऐसे नहीं होगा कि 1 महीने के लिए मेडिसिन दी गई और 1 महीने के बाद सडनली डॉक्टर ने बोला कल से मेडिसिन लेना बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं होता। 1 महीने के बाद फिर आपको 25 डेज तक दी जाएगी, 25 डेज के बाद 20 डेज पर आएंगे, 20 डेज के बाद 15 डेज पर आएंगे, फिर 10 डेज पर आएंगे, 1 वीक पर आएंगे, फिर हफ्ते में 2 बार आएंगे, फिर हफ्ते में 1 बार आएंगे, फिर हफ्ते में उसको। तो ये जो इस फेज में मेडिसिन लेने का भी एक रीजन है। जब आप इस फेज में मेडिसिन लेते तो आपकी बॉडी जो बॉडी, कई बार कैसा होता है कि बॉडी आपको रिएक्ट करती है कि क्योंकि आप इम्यून हो चुके होते हो उस बॉडी के, आपको आदत हो चुकी है उस इसका मेडिसिन की। तो जब आपकी बॉडी को ये नहीं मिलता तो कई बार आपको पेन होगा, वापस से चिड़चिड़ापन और ऐसा। इसके लिए ये मेडिसिन को स्लोली जिससे विड्रॉल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं ना, जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं वो ना आए और आप इजीली इससे बाहर आ जाए। और ये मेडिसिन एकदम सेफ होती है, लेकिन सेफ ये तभी है जब आप प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट के माध्यम से मेडिसिन लें, और जिस तरह से आपको साइकियाट्रिस्ट ने गाइड किया है उसी तरह से मेडिसिन लें, और उसी तरह से आहिस्ते आहिस्ते उन मेडिसिन को बंद करें। कभी भी अचानक मेडिसिन बंद नहीं करना चाहिए, ये बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर है, और ये आपकी डिप्रेशन के फेज को और भी बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे मैं अगेन जनरल अपील की, जैसा कि संध्या जी ने बताया, मेडिसिन स्ट्रिक्टली डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन से ही ले, और उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए ही इनसे धीरे धीरे विड्रॉ करें। और यहाँ पर मैं एक चीज डॉक्टर प्रियंका और कहना चाहूंगी कि कभी भी कोई काउंसलर आपको मेडिसिन नहीं देता। अगर आपका कोई काउंसलर आपको मेडिसिन सजेस्ट कर रहा है तो मैं आपको ये कहूंगी, प्लीज कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट, ओनली देन टेक मेडिसिन। डोंट टेक मेडिसिन कि मेरे दोस्त ने कहा मुझे ऐसा हुआ था तो मैंने मेडिसिन लिया तो ठीक हो गया, या आप काउंसलर को मिलने गए, काउंसलर ने आपको सजेस्ट किया। काउंसलर आर नॉट इंटाइटल्ड टू गिव मेडिसिन। तो आपको मेडिसिन लेनी है तो प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से ही मेडिसिन लेनी है, ये इस बात का विशेष ख्याल। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये बिल्कुल टेक अवे पॉइंट रहेगा हम सबके लिए कि मेडिसिन ओनली प्रिस्क्राइब्ड प्रैक्टिशनर से ही लेना चाहिए। दूसरा एक और सवाल, अगर मान लीजिए मुझे पता है कि मैं ये सब स्टेज में हूँ, बट फिर भी बिकॉज ऑफ माई मे बी शाय नेचर और समथिंग मैंने अगर नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये जो साइकोलॉजिकल इश्यू है, क्या ये मेरा फिजियोलॉजिकल इश्यू भी में भी कन्वर्ट हो सकता है क्या? साइकोसोमैटिकली डिप्रेशन कैन अफेक्ट? बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, मैं हर वक्त सो रही हूँ या हर वक्त सोता जा रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, अगर आप हर वक्त सो रहे हैं तो आपका खाना भी इफेक्ट होगा, आपका रूटीन भी इफेक्ट होगा, और कहीं ना कहीं सर दर्द, कमर दर्द, बॉडी एक, इस तरह के इश्यूज आपको हो सकते हैं। और कई बार ये इतना अधिक बढ़ जाता है कि आप बहुत अलग मोड में जा सकते हैं। तो मेरा सभी से ये कहना है
कि आप अगर जरा सा भी आपको लगता है, या आपके दोस्त मित्र या कोई भी, या आपको खुद को लगता है कि मेरे व्यवहार में थोड़ा सा भी फर्क है और वो फर्क आपको 15 डेज से ज्यादा लग रहा है, तो जी। आपको मैं जरूर कहूंगी कि पहले आपके जनरल फिजिशियन को मिलिए, और अगर आपका जनरल फिजिशियन कहता है कि यू शुड कंसल्ट अ काउंसलर, तो डेफिनेटली कंसल्ट अ काउंसलर। मतलब ये जो एक टैबू है कि साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाना है या काउंसलर के पास नहीं जाना है, डेफिनेटली देयर हैज टू बी कट टू इट कि ना ये। यस, बिल्कुल, इसे हमें दूसरी चीजों की तरह समझना चाहिए। हमें सर्दी खांसी बुखार होता है, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स हमें मेडिसिन देते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। सेम वे जब हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, तो उसी तरह हम अपने मन को भी ठीक कर सकते हैं ना, कि हमारा शरीर बीमार होता है तो कभी कभी हमारा मन बीमार हो जाता है। Yeah, we have to accept this lifestyle and inculcate it. Okay, तो Exactly. अभी समय तो बहुत आगे बढ़ रहा है, बट एक आखिरी एस्पेक्ट में आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि हमेशा आप हमें कुछ बहुत ही यूनिक सा टेक अवे टिप देती है, तो यहाँ पे एक एंगल मेरे दिमाग में आ रहा है जो एक मैजिकल टेक्निक्स होती है, जैसे कि आप हमेशा ग्रेटिट्यूड थेरेपी के बारे में अपने दूसरे वीडियो में चर्चा करते हैं, या तो कुछ आध्यात्मिक अप्रोच। तो मेरे को आप थोड़ा सा, हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा इस मैजिकल टेक्निक्स के बारे में बताइए, जो शायद कई किताबों में नहीं है, बट जो डेफिनेटली आपसे हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर प्रियंका, ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस दो ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि हर युग में, हर ग्रंथ में, हर साहित्य में, और हर डॉक्टर और हर काउंसलर आपको जरूर बताते हैं, और हर आध्यात्मिक गुरु भी जरूर बताते हैं, क्योंकि हमारा जीवन चलता ही इन्हीं चीजों पर है। जब हम जन्म लेते हैं, बहुत सारी चीजें हम अपने जीवन में हासिल करते हैं, लेकिन बचपन में हमें स्कूल में, घर में ये सिखाया जाता है, से 1 साल का बच्चा होता है, किसी ने चॉकलेट, बेटा से थैंक यू, पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ये ग्रेटिट्यूड भूल जाते हैं कि उस परम पिता ने हमें इतनी सारी चीजें दी हुई हैं जिनके लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। साथ ही अगर हमसे गलती हुई है, जीवन में कोई भी इश्यूज जो आते हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, गिल्ट हो, उस सब का एक ही रीजन होता है कि हम अपनी गलतियां स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते जी। तो हमें सबसे पहले ये एस्पेक्ट को समझना होगा कि हमें ईश्वर ने इस धरती पे जिस विशेष कार्य के लिए भेजा है, हम जब पैदा होते हैं तो हम कितने कोमल से, विनम्र से, हर बात पे हंसते हैं, हर बात में खुश होते हैं, किसी बात का बुरा नहीं मानते, और किसी ने डांट भी दिया, थप्पड़ भी लगा दिया, तो भी हमें बुरा नहीं लगता। बच्चे होते, छोटे छोटे बच्चों को देखा ना, तुरंत ही जाके 2 मिनट पहले लड़ रहे, 2 मिनट बाद हक कर उसी के साथ मस्ती से खेलते। तो जो हमारा ये विशुद्ध स्वरूप है, इस स्वरूप को हमें जरूर ध्यान रखना है कि ईश्वर ने हमें इस स्वरूप में भेजा है। अभी कैसे, जब आप पिकनिक पे जाते हो या कहीं जाते हो, मम्मा ने कोई कॉस्टली चीज आपको दी और वो कॉस्टली चीज आपसे खराब हो गई, तो आप क्या कोशिश करते हो, मम्मा ने जैसा दिया था मुझे वैसा ही लौटाना चाहिए था, ये गलत हो गया मुझसे। तो आप क्या करते हैं, उस चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं, बाहर ठीक कराने की कोशिश करते हैं, अपने आप उसको ठीक। तो सेम वे हमें ये याद रखना है कि उस परम पिता ने हमें ये इंपॉर्टेंट गिफ्ट दिया है, हमारी बॉडी के रूप में, हमारे शरीर के रूप में, जीवन के रूप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गिफ्ट हमें दिया है, और हमें उसी स्वरूप में उस परमात्मा के पास वापस जाना है। ब्यूटीफुल। और उस परमात्मा के पास वापस कब जा सकते हैं, कि बोलते हैं कि मानव शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है जी। जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। तो ये सारे एस्पेक्ट हमें अपने जीवन में ध्यान रखने हैं। जल, हमारा बॉडी 70% ऑफ हमारी बॉडी पानी से बनी हुई है, तो हमें अपने वाटर इनटेक पे बहुत अधिक ध्यान रखना है, और ये कोशिश करनी है कि हम अधिक से अधिक पानी पिए, ताकि हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं, वेन्स हैं, हमारे ब्रेन के अंदर जो नर्व्स हैं, वो सुचारू रूप से कार्य कर सके। तो जल के ऊपर हमें इस तरह से ध्यान रखना है। वायु कि हमें ऐसा ध्यान रखना है कि हम अधिक से अधिक ऑक्सीजन, हमारा शरीर जैसे सब जानते हैं कि ऑक्सीजन का इंटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेल, तो वो कैसे होगा, जबकि हम घर से बाहर निकले हैं, हम विंडोज ओपन करके रखे, आजकल मल्टी स्टोरी हैं और लोग घर में अच्छा इंटीरियर करा लेते हैं, तो सिर्फ हाउसवाइफ इसके लिए विंडोज बंद रखती है, नहीं धूल आ जाएगी, मिट्टी आ जाएगी, घर गंदा हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमें आप सैर पर जाएं, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, इवनिंग वॉक पे जाएं, और अधिक से अधिक ऑक्सीजन का इंटेक करें। इसके बाद आता है हमारी बॉडी का अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का तात्पर्य यही है कि हम जब भी खाना खाएं जी, तो हमारा वो भोजन गर्म होना चाहिए, हम गर्म भोजन को ग्रहण करें, सूर्य प्रकाश में जाए,
पुराने समय की परंपराएं थी, सूर्य को जल देना और एक साथ बैठकर गरम गरम खाना खाना। हम नीचे वो चूल्हे के पास ही बैठ जाया करते थे और चूल्हे के पास ही मम्मी खाना दिया करती थी और वो गरम गरम खाना हम खाते थे। तो ये जो अग्नि तत्व है हमारी बॉडी को ही नहीं, हमारे ब्रेन को भी बहुत अच्छा रखती है। आप खुद जल को सूर्य को जल देना, लोग बोलते हैं ये कुछ नहीं होता उससे, पर यू जस्ट स्टार्ट, उससे बहुत कुछ होता है। कि एक तो आप उगते हुए सूर्य को देखते हो, उगता हुआ सूर्य आपको ये एहसास दिलाता है कि जीवन ये है, कि हर रात के बाद एक जीवन आता है। डिप्रेशन के पेशेंट को तो मैं बोलूंगी जरूर सुबह उठकर उगते हुए सूर्य को जरूर देखना चाहिए। उसके बाद आता है आकाश, कि आकाश में आज हम इतना पोल्यूशन हो गया है और शहरों में मल्टी स्टोरीज में रहने लगे हैं, तो तारे सितारे देखे हुए जमाना निकल जाता है। आजकल आपने देखा होगा मोटिवेशनल, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो अपने पूर्णिमा के दिन मेडिटेशन और ये सब करते हैं। उसका रीजन वही है कि सूर्य, चंद्रमा, तारे जो भी चल रहे हैं वो हमारी मनोस्थिति को प्रभावित करते ही हैं, क्योंकि हम इस एक गैलेक्सी का पार्ट है। तो ये साइंस हमें समझना बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं ग्रहण से कुछ नहीं होता, पर आप देखेंगे, आप फील करेंगे कि ग्रहण के वक्त आप कैसा फील कर रहे हैं और ग्रहण के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं। अगर आप खुद एक सिर्फ परिकल्पना कीजिए, 2 दिन सूर्य नहीं दिखाई देता तो कैसा लगता है। इसके साथ ही आया पृथ्वी तत्व, कि आप पृथ्वी के प्रकृति के कांटेक्ट में रहें, आप वॉक पर जाएं, गार्डन में घूमें और फूल और पत्तियों के साथ में रहें। कई आप बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो इन लोगों से बात करते हैं, नेचर टॉक्स। हाँ, नेचर टॉक वो आजकल बहुत 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 चल रही है। और ऐसा आप जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप गार्डन में जाएं, आप अपने घर के आसपास में छोटी सी बालकनी में भी कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं और उनके साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं कहूंगी कि डिप्रेशन से बाहर आने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने फेवरेट व्यक्ति के साथ समय व्यतीत करें। जैसे आपने देखा मेरे बेटे के पीछे, मेरे बेटे की बहुत बचपन की फोटो है जब वो 2.5-3 महीने का था। ये फोटो मैं कभी भी कितनी भी परेशान हूँ, ये फोटो मुझे इतना पसंद है कि इसे मैं हमेशा अपने कमरे में रखती हूँ। तो जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि कोई चीज मुझे परेशान कर रही है, मैं इसको प्यार से देखती हूँ और अपने बेटे को याद करती हूँ, अपने बेटी को याद करती हूँ, अपने मम्मी पापा को याद करती हूँ, अपने गुरु को याद करती हूँ, अपने हस्बैंड को याद करती हूँ, अपने बच्चों को याद करती हूँ। तो चेहरे पे अचानक से हंसी आ जाती है, अचानक से मुस्कुराहट आ जाती है और ऐसा लगता है कि जब ये लोग सब मेरे साथ हैं तो मुझे परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एस्पेक्ट हमें अपने जीवन में जरूर रखना चाहिए। इसके साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगी, जीवन में एक व्यक्ति ऐसा जरूर रखें, वो आपका कोई गुरु भी हो सकता है, सत्संग हो सकता है, जरूर ज्वाइन करें। लोग बोलते हैं ये कोई उम्र है क्या 20 साल की सत्संग को ज्वाइन करने की? नहीं, मैं बोलती हूँ शायद यही सही उम्र है जब आपको सत्संग को ज्वाइन करना चाहिए। मैं यहाँ पर नारायण रेखी सत्संग परिवार का विशेष तौर पर जिक्र करना चाहूंगी, जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ। वो सत्संग, हम आत्मा परमात्मा इज नॉट सत्संग। लोगों को लगता है आत्मा परमात्मा ही सत्संग है, लेकिन आप जब सत्संग में जाएंगे, सत्संग इज द वे ऑफ लाइफ। सत्संग आपको सिखाता है कि जीवन कैसे जीना है। जब एक बार आपको जीवन जीना आ जाता है, आप गलतियां अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपसे नहीं होती, आपकी मिस्टेक्स आपको तुरंत पता चलती हैं, आप उन्हें तुरंत रेक्टिफाई करते हैं। और जब आप जीवन में एक सही रास्ते पे चल रहे हैं, सब कुछ अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो डिप्रेशन और एंजाइटी ऐसी चीजें आपके जीवन में कभी आएंगी ही नहीं। और अगर आ भी गई तो बहुत इजीली फाइंडिंग अ वे आउट। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक छोटी सी एज पर जब आप ग्रो हो रहे होते हैं, जब आपका मेंटल स्टेटस चेंज होने लगता है, उस समय पर आप एक सही सत्संग को, एक सही व्यक्ति को, किसी सही गुरु को पहचाने। गुरु का मतलब तात्पर्य ये नहीं है कि वो भगवा कलर के कपड़े पहने हुए माला वाला, नॉर्मल व्यक्ति भी आपका गुरु हो सकता है। गुरु का तात्पर्य वही है जो आपको जीने का सही मतलब सिखाए और जीने की सही राह दिखाए। तो मैं डॉक्टर प्रियंका यही कहना चाहूंगी मेरे दर्शकों से कि आप जीवन में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे बाहर ना आया जा सके। और जिस तरह से आप शारीरिक तौर पर बीमार होते हैं, कभी कभी आप मानसिक तौर पर भी बीमार हो सकते हैं। तो जिस तरह से आपका सर्दी, बुखार, खांसी हफ्ते 10 दिन में ठीक होता है, उसी तरह आपकी मानसिक बीमारियां भी थोड़े से समय में ठीक हो सकती हैं। लेकिन इनको पहचानना और उन पर काम करना बहुत जरूरी है। और मेरे दर्शक, मुझे मालूम है बहुत बहुत इंटेलिजेंट दर्शक हैं,
जिस तरह से उनके फीडबैक आते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत समझदार है, बहुत एजुकेटेड है। और सच पूछिए तो कई बार उनके फीडबैक से मुझे लगता है कि ये चीज कितनी Definitely. अच्छी कही है, ये सीखने जैसी है। Yes, तो बिल्कुल आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स जो कि कुछ अच्छी बातें लिखते हैं और प्रेरित करते हैं। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो स्माइलीज भेजें। जैसे स्माइलीज भेजना इसके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप आप मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने लगते हैं तो आपके हैप्पी हार्मोन्स विवश हो जाते हैं मुस्कुराने के लिए, विवश हो वाओ, जाते हैं सिक्रेशन करने के लिए। आप कब तक वो फोर्सफुली मुस्कुराते हैं, फोर्सफुली सिक्रेशन बढ़ता है उनका, और आप और अधिक खुश होते तो जाते हैं। यहाँ पर मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि जिस स्टेट में आपने स्टार्टिंग में ये वीडियो ऑन किया होगा और अब आज इस लेवल तक आप वीडियो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली सारे विद अ स्माइल बैठे होंगे। एंड थैंक यू सो मच कि जिस ब्यूटीफुल तरीके से आपने आध्यात्म, ग्रेटिट्यूड और क्लिनिकल एस्पेक्ट सबको एक सूत्र में जो आपने लिंक अप किया है, उसके लिए रियली रियली ग्रेटफुल। एंड थैंक यू सो मच हर बार की तरह हमें एक नए दृष्टिकोण से ये वाले एस्पेक्ट को इतना सॉर्टेड तरीके से बताने के लिए। थैंक यू डॉक्टर सर। प्रियंका थैंक यू। तो मैं आपकी सृजन की टीम को कहना चाहूंगी, जिसने सारे क्वेश्चंस को इतना अच्छे से कंपाइल किया कि सारे एस्पेक्ट बहुत कम समय में कवर अप हो गए। और सच में दिल से धन्यवाद कहती हूँ सृजन की टीम को, यंग टीम को, जो कि इतने अच्छे अच्छे विषय ढूंढ के लाते हैं, इतने अच्छे अच्छे विषय पर बात करते हैं और मेरा भी हौसला बढ़ाते हैं। और मैं भी अपनी सृजन की इस टीम के साथ वापस से कॉलेज वाली फील्ड में आ जाती हूँ। थैंक यू सो मच। यस यस, थैंक यू, डेफिनेटली थैंक यू। एंड यहाँ पर दर्शकों से एक बार फिर मैं अपील करना चाहूंगी कि जैसे अब आज हमने इस एक टॉपिक को लिया, तो आगे आप किन विषयों पर हमसे, संध्या जी से जानना चाहेंगे, तो प्लीज कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, सो दैट हमारी टीम अगेन उस कार्य पर लग जाए। सो एक बार फिर से आपका धन्यवाद, थैंक यू। ये मैं दर्शकों से ये अपील मैं भी करना चाहूंगी कि मेरे जो दर्शक है, हमारे सृजन के जो दर्शक है, वही हमारी पहचान है। तो हमारी पहचान अगर हमें ये गाइड करती है कि हम किस विषय पर बात करें, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है और हमें भी लगता है कि हमारा जीवन सार्थक हो रहा है, कि हम कुछ कर पा रहे हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संध्या गुप्ता की पुस्तकें मंगवाने के लिए 96197 66212 पर केवल व्हाट्सएप करें।